Today I am starting the next property of alkali metals and it is number 10 and this property is photoelectric effect. ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो ये बताइए, शाबाश। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। चलो दोबारा बता देता हूं। जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर आप लोग एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं, ये मेटल है मान लीजिए, और उसकी सरफेस के ऊपर आपने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट डाली, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। याद आ गया आपको ये बात? इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को मैंने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे बनते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल सेल। अब जो आप लोगों के घर के बाहर खंबा लगा हुआ है, उसके ऊपर जो लैंप लगा हुआ है, कभी देखा है आप लोगों ने? उसके ऊपर एक सोलर प्लेट भी लगी हुई है ना। तो उन्हीं के अंदर ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल डलते हैं। इन सेल्स का काम होता है, ये लाइट की फॉर्म में पहले मेटल के ऊपर गिरते हैं, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रात को वो हमें लाइट देने का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चाहिए कि ये जो आपने एनर्जी डाली है, ये जो आपने लाइट डाली है, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? या दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाने चाहिए कि मुश्किल से निकलने चाहिए? मेटल कैसा लेके आऊं? आराम से निकल जाए। गुड 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 गुड। तो आज कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है या कम है? सोच के बताओ। कम हो। गुड गुड, है ना। और मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चों को? एल्कली मेटल्स। तो क्या एल्कली मेटल्स को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज कर सकते हैं? बताइए शाबाश। कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूं, पोटेशियम को यूज कर सकते हैं, रुबिडियम को यूज कर सकते हैं, और सीजियम को यूज कर सकते हैं। पेपर में पूछा जाएगा इन्हीं को यूज क्यों कर सकते हैं, या वाई लिथियम कैन नॉट बी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फिर से गंदी औलाद, गंदी औलाद वाली बात आई। तो क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो आप लोगों के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फंक्शन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कहा था कि व्हेन ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी लाइट इज फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, they will start emitting electrons and this effect is known as photoelectric effect। और ये बता दिया कि these metal can be used in photoelectric cell। और कोई पूछ ले क्यों? due to their less ionization enthalpy या low ionization enthalpy। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। ये टॉपिक अपना खत्म हो गया, ठीक है। नाउ द 11th टॉपिक। 11th प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई वरदान मिला हुआ है क्या इनको? जल्दी बताइए शाबाश। बिल्कुल। आउटर शेल में इनके इलेक्ट्रॉन है 1, और इन बंदों को वरदान मिला था, जा बच्चा तेरे ऊपर हमेशा +1। तो आज ये लोग अड़ जाते हैं सामने वालों के साथ कि मेरे ऊपर तो +1 ही रहेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर दो। ठीक है जी। क्या ये +2 शो कर सकते हैं? जल्दी बोलिए। तो कोई आपसे पूछ ले सोडियम +1 ही शो क्यों करता है, सोडियम +2 क्यों नहीं शो करता, तो आप लिख के बताना कि सर इसकी जो डेल्टा IH1 और डेल्टा IH2 के अंदर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, डिफरेंस इज वेरी हाई। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आज अगर डिफरेंस ज्यादा होगा किसी चीज को लेने में या खरीदने में, तो क्या मैं लूंगा वो चीज? जल्दी बोलिए। नो सर, वेरी गुड। तो इसकी डेल्टा IH2 बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वी कांट रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कली मेटल्स। इसीलिए सोडियम कभी भी आप लोगों का +2 शो नहीं करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 3rd नंबर पे आता है मेरे बच्चे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। अब आप ये बताओगे मेरे को, क्या मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई आज तक आपको? कोई जल्दी बोलिए शाबाश। कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई हो तो मैं याद कराता हूं चैप्टर नंबर 4 जो कि
थोड़े दिन पहले ही हुआ था, जिसका टेस्ट भी हो चुका है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ आयन, ये दोनों एक ही बात पे डिपेंड है, और वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। मैंने दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद करके बताइए। एक तो था पैरामैग्नेटिज्म और एक था डायामैग्नेटिज्म। तो जिन लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, सुनना सर की बात, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, उनकी बात करोगे तो वो कलर्ड होंगे, है ना। और कलर्ड के बाद में वो, कलर्ड के साथ साथ वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है जी, दे आर कलर्ड एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। तो मैंने डायामैग्नेटिक के लिए एक ट्रिक दी थी मेरे बच्चों को, डी से डबल और डी से डायामैग्नेटिक। कुछ ट्रिक दी थी कैसे आपको, कि जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएं। तो अगर मेरे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड का मतलब डबल हैं, तो डबल वालों को सर ने बोला था डायामैग्नेटिक। कौन लोग होते हैं डायामैग्नेटिक? जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये बता दो चलो। डायामैग्नेटिक लोग कैसे होंगे? जो कलर को, हाँ जी, क्या करेंगे, रिपेल, सॉरी, अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। देखो सब कुछ भूल गए तुम इतने दिनों में, बोलता ही नहीं कोई। तो बताओ ना फिर, बोर्ड क्लियर क्यों नहीं है? मेरे पास तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, सबके साथ यही है। तो फिर बोला करो मेरे बच्चे, बोला करो बच्चे, प्लीज प्लीज बोला करो जिसके पास। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे वो लोग डबल हो जाएंगे। डबल का मतलब वो डायमैग्नेटिक होंगे। अब एक बात बताओ, जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनको ट्रांजिशन कराना इजी है या हार्ड है? मान लो ये हार्ड है, तो जिनको ट्रांजिशन नहीं करा पाऊंगा उनके अंदर कलर होगा या नहीं होगा, ये और बता दो, क्योंकि ये कल ही टॉपिक डिस्कस हुआ था। हाँ, वो व्हाइट कलर के होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब बताइए, जो एल्कली मेटल के आयंस हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने एक वर्ड लिखा है आयन। अब बताइए एल्कली मेटल के जो आयंस हैं वो कैसे होने चाहिए? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, कलर या कलरलेस, ये बता दो लास्ट। चलो गुड, कलर्ड होंगे। और आपका आंसर हो गया गलत, क्योंकि मेरे बच्चों ने क्या गड़बड़ करी वो देख लो। सोडियम का हाँ, सोडियम का नंबर था 11। 11 के हिसाब से 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6 और 3s1। मेरे बच्चे ने देखा कि सोडियम के लास्ट में 3s1 है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सर ने पेयर्ड वाला डायामैग्नेटिक कहा था, तो अनपेयर्ड वाला पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के साथ वो कलर्ड। तो बच्चा ये सोचता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या NaCl के अंदर Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है? जल्दी बताइए, शाबाश। NaCl के अंदर Na के ऊपर 0 चार्ज लिख दूं मैं? जल्दी से जल्दी से। NaCl के अंदर Na पे कोई चार्ज है कि नहीं है? मैं सिर्फ Na की बात कर रहा हूं, आप पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। NaCl के अंदर व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम? बस इतना सा क्वेश्चन बताइए, जल्दी से जल्दी से। पॉजिटिव, गुड गुड गुड, +1। क्योंकि सर ने अभी तो लिख के दिया था इन पे +1 होता है, इसीलिए तो मेरे बच्चे जब आप Na को चेक करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 11 की बजाय 10 होंगे, और जब आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपको दिखेगा ऑल आर फुली फिल्ड। दिख रहा है ये फुली फिल्ड है। तो लास्ट मैंने जब इसको चेक किया तो P में थे 6 का मतलब फुली फिल्ड। और जो बंदा फुली फिल्ड है, यानी कि जिसके सारे इलेक्ट्रॉन डबल है, वो क्या होगा बताइए, शाबाश, डायामैग्नेटिक होगा। और साथ में वो कलरलेस होगा, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। इसीलिए तो नमक कौन से कलर का होता है? जल्दी बताइए, शाबाश। व्हाइट कलर का होता है ना? बिल्कुल नो कलर, व्हाइट कलर मतलब कलरलेस। तो मेरे से कल आप लोगों ने नहीं पूछा, ये बड़ा अच्छा हुआ मेरे लिए, इसीलिए मैंने आज के लिए छुपाया हुआ था कि इनके जो आयंस होते हैं वो डायामैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं। जबकि इतना बताने के बाद भी बच्चे इसको कलर्ड और पैरामैग्नेटिक लिखाते हैं। तो दिस इज द 12th प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर 13, इसको ध्यान से देखना।
हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये वर्ड सुना था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो इसको याद करवाने के लिए मैं आपको याद करवाता हूं। एक क्वेश्चन पूछा था कि MgSO4 आयनिक है और बेरियम सल्फेट भी आयनिक है, दोनों आयनिक है, पानी में घुलने चाहिए कि नहीं घुलने चाहिए? याद करके बताइए। हरप्रीत बिल्कुल नहीं बोल रहे है ना, घुलने चाहिए। गुड 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 गुड। तो अब अगर ये दोनों घुलने चाहिए तो अब मैं इनकी असली बात बताता हूं। MgSO4 पानी में सोल्यूबल है लेकिन बेरियम सल्फेट पानी में सोल्यूबल नहीं है। अब उसका लॉजिक बताते हैं। असल में Mg का साइज बताइए और बेरियम का साइज बताइए, किसका छोटा साइज है और किसका बड़ा साइज है, बताइए शाबाश। हाँ, Mg का साइज छोटा है, ये लो जी छोटा साइज। और जब बेरियम से पूछा तो बेरियम का साइज है बड़ा। अब बताइए कि इजीली किसी को घेरना है तो किसको घेर सकते हैं? हाँ, तो मैंने कहा था डॉगी के बच्चे को घेर सकते हैं या सांड को इजीली घेर सकते हैं, ये बात भी मैंने बताई थी मेरे बच्चों को, है ना। तो इसका जवाब क्या आया था? आपने क्या कहा था? डॉगी के बच्चे को, है ना, क्योंकि वो साइज में छोटा है। तो जब मैग्नीशियम सल्फेट को हम पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल उसको इफेक्टिवली कवर कर लेते हैं, यानी कि चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में जो बीच की बॉन्ड की एनर्जी है, आयनिक बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी लगती है वो होती है लेटाइस एंथैल्पी। तो जो बंदा छोटा था मैंने उसे पकड़ के खींच दिया और खींचते वो टूट गया। मतलब MgSO4 के छोटे साइज के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स विल अफेक्टिवली कवर मैग्नीशियम आयन, और यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी जीत जाती है और लेटाइस एंथैल्पी हार जाती है। याद आ गया कुछ कुछ? लेकिन जब बेरियम को पानी में डालते हैं तो उसका साइज बड़ा है, और ये तो हर बच्चा जानता होगा, जो बड़े साइज के होते हैं उनको घोलने में टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है ना। अब ये क्यों नहीं गिर पा रहा? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। और आप ये लिख के आए थे वहां पे कि सर बेरियम सल्फेट की लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। क्या अब याद आ गया मेरे बच्चों को हाइड्रेशन एंथैल्पी? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द एनर्जी रिलेटेड विद वाटर। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किन की ज्यादा होगी, छोटे साइज वालों की या बड़े साइज वालों की? ये आपको याद करवाने के लिए सारा टॉपिक बताया है। अब बताओ, देख के बताओ, किसकी ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रेशन एंथैल्पी? छोटे साइज वालों की या बड़े साइज वालों की? शाबाश। अब मेरे को किसी ने कहा ऑर्डर लगा के बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आयन? तो एल्कली मेटल आयन में लिथियम आयन है, ठीक है जी। लिथियम के बाद में सोडियम आयन है, सोडियम के बाद में पोटेशियम आयन है, फिर रुबिडियम आयन है, और लास्ट में सीजियम है। फ्रांसियम की चलो छोड़ देते, बात नहीं करेंगे। बताइए सबसे ज्यादा किसकी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी? लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की या सीजियम की? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लिथियम की, है ना। अब लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लेकिन अब इस हाइड्रेशन एंथैल्पी से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा उसकी मेटालिक नेचर या रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी, यस और नो? तो हु आर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? विच कैन इजिली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के पीछे कौन सी एनर्जी होती है? तो वो सर ने यहां लिखवाई थी कहीं ना कहीं, ये देखो यही ये रही। हाँ जी, बोलो बोलो, आयोनाइजेशन। तो फिर अगर मेरे से कोई पूछ ले कि सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम? चलो फ्रांसियम छोड़ दो, यहां तक बताओ। तो जवाब क्या मिलेगा? हाँ, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या मुश्किल से देगा? मुश्किल से देगा। तो हु इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे तगड़ा कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे? हाँ, सीजियम होगा। ये हुई ना बात। और अब मेरा क्वेश्चन देखो, व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कली मेटल्स? ये लो जी, तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन आ गया। अमंग एल्कली मेटल्स,
आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बोलिए, शाबाश। उड़ गए तोते? तो बहुत ज्यादा है तो तेरे हिसाब से वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। गुड, वेरी गुड। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तेरे हिसाब से मनमीत बेटे। क्लियर कर, अपना कंसेप्ट क्लियर कर पहले आराम से, फिर मेरे से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सोचो क्या पूछ रहे हैं सर। दोज विच हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन और नोट। बस ये बता दे, जिसकी हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन इजिली देगा या मुश्किल से देगा? तो फिर तू तो ये बात कैसे कह सकता है कि लिथियम, हाँ तो स्टेटमेंट सही था या तेरा गलत था? वो गलत था। तो अब इस क्वेश्चन से हम भी परेशान हो गए कि सर ये तो गलत बात लिख दी आपने कि वाई लिथियम इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि लिथियम तो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। तो अब इंटरव्यू लेने चलते हैं लिथियम का। लिथियम से पूछते हैं भाई ये क्या झोल कर है ना, ये क्या गड़बड़ तूने की हुई है? तो जब मैंने लिथियम से पूछा कि वाई यू आर द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्कली मेटल्स, तो कहता है सर ये बड़ी दर्द भरी कहानी है, हम इसको चिढ़ा रहे हैं, तू तो कह रहा था मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो जवाब आया सर मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा। तो क्या रुकावट है कि ये लिथियम इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देता है? कोई प्रॉब्लम क्या? क्यों नहीं देता है? क्योंकि लिथियम की डेल्टा IH की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है ना। लेकिन जैसे ही आप लोग लिथियम को पानी में डालते हैं ये फटाक से लिथियम आयन बन जाता है। उसका रीजन है इसका छोटा साइज। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज, आंसर देख लो क्या इसका, ड्यू टू स्मॉलर साइज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन डेल्टा HE ऑफ, हाइड्रेशन लिख देता हूं ये लो जी, लिथियम इज वेरी हाई। समझ आ गया? अब मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात बताया। जैसे लिथियम को पानी में डालते हो तो लिथियम कहता मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, पानी से बातचीत चल रही है तो पानी पूछता क्यों नहीं देगा? सर मेरी डेल्टा IH ज्यादा है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ डिमांड किया है और वो डिमांड है एनर्जी, और वोटर क्या कहता है कोई बात नहीं वो हम दे देंगे। समझ आ गया आपको बात? तो लिथियम बेचारा रो रहा है जोर जोर से। लिथियम कह रहा है सर मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, पानी ने खोस लिया। ये वर्ड समझ में आ रही है बात आपको? द water is attracting the electron due to the high hydration enthalpy। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो उसके डेल्टा आयनाइजेशन को ओवरकम कर जाता है। ओवरकम का मीनिंग क्या होता है थोड़ा बताना मेरे को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकम? हाँ, हावी होना, बिल्कुल। तो आज डेल्टा IH को वो पीछे छोड़ देता है क्योंकि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लिथियम पानी में इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी देता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे घर के अंदर। तो ये क्वेश्चन जब बन के आएगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वहां आपको दो बातें लिखनी है, स्मॉलर साइज के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एंड इट विल ओवरकम द वैल्यू ऑफ डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा हटा दो। अब ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो देना सबसे जल्दी CGM को चाहिए था, लेकिन ग्रुप में सबसे छोटा ये है और ये जल्दी से दे देता है। ठीक है, तो ये आपके पास में है। लास्ट है 14th प्रॉपर्टी जो मैं यही बता देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब मजेदार है ये बात, आपको यहां से प्रूव हो जाएगी। व्हाट आर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज? द पावर ऑफ donating electron or accepting electron is considered as electrode potential values। ठीक है जी। आज आप कोई भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, एक तो किसी के कैमरे से आवाज ज्यादा आ रही है बेटे, प्लीज बंद करो। हाँ जी, किसी के माइक से आवाज ज्यादा आ रही है, प्लीज ऑफ योर माइक। अभी भी आ रही है? वेदांत आपके कैमरे से माइक से आ रही है बेटे आवाज। चलो वेदांत, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, बात फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। तो जब आप किसी सेल को बनाते हो तो उसके अंदर एक कैथोड लगता है और एक एनोड लगता है।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मीनिंग होता है द पावर ऑफ रिडक्शन और द पावर ऑफ ऑक्सीडेशन। आज अगर मेरी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है मेरी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है ना, और अगर मेरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है तो मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो हम लोगों ने इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा सभी का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का, कि ये कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करता हूं तो ये वैल्यूज प्लस की होंगी, पर अगर मैं एक्सेप्ट पे आ जाऊं तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो। चलो अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मैं मेटल हूं तो क्या करूंगा मैं? डोनेट करूंगा इजिली और हार्डली? इजिली, और जितना इजिली करूंगा उतना मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सच या गलत? ये बात सही है बिल्कुल। तो मेरे को किसी ने उल्टा बोल दिया, चलो ऐसा करो तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, और मेरे साथ उतनी आपकी लड़ाई होगी, उतना आपका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं दैट इज द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। हालांकि हमें मेटल्स के लिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमने सारों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिथियम से कहा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो लिथियम कहता सर आप इधर तो मुझे कह रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इधर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस होगा कि माइनस होगा? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होगा। वेरी गुड है ना। तो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे सोडियम से पूछा, तो सोडियम कंपैरेटिवली देखो कम नेगेटिव है। अब ये कम नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लिथियम को तो हमने स्पेशल बात बताई कि सर साइज छोटा है, ये है वो है ना। अब नीचे जाओ, नीचे जाने पे वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? बताओ शाबाश। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़नी चाहिए, तो देखो अभी भी बढ़ रही है। ये है -2.92, ये है -2.99 और लास्ट है 3.02, और ये वोल्ट के अंदर होती है। ठीक है जी, वोल्ट। अब आराम से देख के इस वैल्यू का एनालिसिस करो, ये अगले साल आएगा डिटेल, लेकिन मैं जान करके दिखाना चाहता हूं आपको। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है इनमें से? इससे ये प्रूव हो गया कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सेकंड नंबर पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए? ऑब्वियस बात है लास्ट वाला होना चाहिए था, जिसको तुम कह रहे हो, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। सोडियम का क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी कम नहीं होती कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम करे, है ना। फर्क आ गया ना इस बात का। तो आपका पहले ऑर्डर क्या था और बाद में आपका क्या ऑर्डर हो गया वो बता रहा हूं। अब इस ऑर्डर को लगाना पड़ जाए तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देंगे पढ़ाने के बाद भी, इसलिए मैं इसमें यहां पे आराम से टाइम ले रहा हूं, कोई बात नहीं, समझो। तुम्हारे हिसाब से पहले सारी बातें डिलीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा? लिख दो यहां पर, एक बार इस कॉलम में लिख दो तो बाद में रब कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी तुम्हारे हिसाब से कौन देगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम? सीजियम देगा। तो तुमने नंबर 1 इसको लगाया, फिर नंबर 2 इसको लगाया, फिर नंबर 3 इसको लगाया, नंबर 4, और तुमने लिथियम को सबसे लास्ट में कह दिया तू तो कहां देगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तू तो मजाक कर रहा है। लेकिन बाद में तुम्हें पता लगा अरे यार लिथियम तो नंबर 1 है। क्यों है लिथियम नंबर 1? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन वो देना नहीं चाहता था, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी की ने जाकर के इलेक्ट्रॉन खुद निकाल लिया, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स ने निकाल लिया। तो ये तो 1 नंबर पे आ गया। अब 1 नंबर के बाद अब आइडिया अगला बच्चा सोचता है अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब बच्चा ऐसे सोच लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। 1 के बाद 2 नंबर वही रहेगा जो तुम्हारे हिसाब से है। कौन है फिर बताओ? अगर ये 1 है तो हु इज 2? वेरी गुड, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो करेक्ट ऑर्डर ये है अब आपके पास कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड इज सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो यू कैन चेक द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है? लिथियम की। सेकंड नंबर पे नेगेटिव किसकी है? सीजियम की। थर्ड नंबर पे रुबिडियम, फोर्थ नंबर पे पोटेशियम और लास्ट में किसकी है? सोडियम की। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता
कि एल्कली मेटल में सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हम तो सोचे बैठे होते लिथियम कमजोर है, लेकिन एक्चुअली लिथियम कमजोर नहीं है। और क्योंकि केमिकल रिएक्शंस पानी में होती हैं, इसलिए हमने आपको लिथियम के लिए सारी बातें बताई हैं। अब बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? होगी क्लियर ये बात? ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है जिसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं। तो आप रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो कि रिड्यूस होने की पावर। और जो बंदा रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर किसकी है? लिथियम की। क्योंकि लिथियम तो खुद को रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है, तो वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब सेकंड नंबर पे सीजियम की है, थर्ड नंबर पे इसकी, फोर्थ पे इसकी और फिफ्थ पे इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं बेटे, जितने भी हैं। अब आपके पास पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया काम। टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। हैव ए नाइस डे।